नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश में चुनावी बिसात बिस चुकी है, जिसमें कांग्रेस बड़ी सावधानी से अपनी रणनीति तैयार कर रही है और आगे बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी अपने ही बढ़ाए हुए मोहरों में फंस चुकी है। बीजेपी को बार बार शह और मात जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। पिछले चुनाव में बड़ा मुद्दा बना था, आपको याद होगा, रफाल सौदा, और एक बार फिर बीजेपी को यह रफाल सौदा जो है वो परेशान करता हुआ दिख रहा है। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को यानी कि कल से फ्रांस के दौरे पर जा रहे हैं, जहां जबरदस्त रक्षा सौदा करने वाले हैं और इस डील में बहुत सारी बातें आ रही हैं। इसमें राफेल समुद्री विमान राफेल एम का सौदा सबसे खास होगा। 90,000 करोड़ के 26 राफेल जेट की डील के साथ 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स के सौदे पर भी मुहर लग सकती है। परसों 14 जुलाई को होने वाले फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे परेड समारोह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, उसके मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका में राजकीय अतिथि होने के बाद मोदी जी की यह फ्रांस यात्रा खास मानी जा रही है, लेकिन इस बीच पुरानी राफेल डील में कथित घोटाले का जिन्न जो है वो बाहर आ गया है, या कहें तो बाहर आ सकता है। दरअसल भारत ने फ्रांस से पहले 36 राफेल जेट खरीदे थे, आपको पता ही है। तब विपक्ष ने मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। राहुल गांधी लगातार इस बारे में बात कर रहे थे। बहुत ज्यादा कीमत देकर के सरकार ने यह सौदा किया था, यह विपक्ष का कहना था। यह मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। भारत में इस पर काफी राजनीति भी हुई थी। इस मामले की जांच पेरिस में चल रही है दूसरी तरफ, और इसमें बड़ा खुलासा करने वाली फ्रांस की न्यूज वेबसाइट मीडियापार्ट ने अभी खबर दी है कि जांच को देख रहे मजिस्ट्रेट ने भारतीय अधिकारियों को एक खत भेजा है और मामले की जांच में सहयोग मांगा है। भारत में इस मामले की जो जांच हुई उससे जो जुड़ी हुई फाइल्स फ्रांस के मजिस्ट्रेट स्टडी करना चाहते हैं। जो जांच आपने की है साहब, वो फाइल आप जरा दे दीजिए। अब फ्रांस इस फाइल को मांगना चाह रहा है। आपको बता दूं कि मीडियापार्ट ने ही पहले इस घोटाले का आरोप लगाते हुए तब खबर छापी थी, और इसमें आरोप लगा था कि डसॉ एविएशन ने गुप्त रूप से लाखों यूरो भारत में मौजूद बिचौलियों को दिए हैं। इधर डसॉ के इंडियन पार्टनर अनिल अंबानी की कंपनी के दिवालिया होने की भी खबरें हैं। राफेल को बनाने वाली कंपनी डसॉ एविएशन ने साल 2017 में अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड को अपना ऑफसेट साझेदार बनाया था। तब कांग्रेस और कई दलों ने जोर शोर से यह मुद्दा उठाया था और कहा था कि ऐसे वक्त में जब अनिल अंबानी समूह की अधिकतर कंपनियां बर्बादी की तरफ बढ़ रही हैं और उन्हें डिफेंस कारोबार का बहुत तजुर्बेकार भी नहीं कहा जा सकता है, फिर उनके साथ 30,000 करोड़ रुपए का करार क्यों किया जा रहा है। सरकार ने तब इसका कोई ठीक जवाब नहीं दिया था, और अब अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल की नीलामी प्रक्रिया में जाने के बाद उनकी एक और कंपनी कंगाली की राह पर है। नाम है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, RNEL। यह वही कंपनी है जिसके जरिए अनिल अंबानी ने डिफेंस सेक्टर में कदम रखा था। तो दोस्तों, एक तरफ रक्षा सौदे में मोदी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में फंसती हुई दिख रही है, और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से लेकर 16 तारीख तक फ्रांस की यात्रा पर हैं। फ्रांस में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ उसी फ्रांस में एक तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, और वो तलवार है भ्रष्टाचार का। ये भ्रष्टाचार की तलवार जो है, मोदी जी जब वहां पहुंचेंगे तो कितना ज्यादा जख्म देने वाली है वो हम समझेंगे। दूसरी तरफ विपक्षी एकता का जाल बीजेपी को उलझा रहा है। अगले हफ्ते ही बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक का दूसरा दौर होने वाला है। पटना में 23 जून को हुई पहली बैठक और अब बेंगलुरु में 17 और 18 तारीख को होने वाली दूसरी बैठक के दरमियान देश की राजनीति में कई बदलाव आ गए हैं। आपने देखा कि महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट पड़ गई और शरद पवार को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी ने की। वहीं राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसमें उनकी 2 साल की सजा बरकरार रखी गई। विपक्षों पर प्रहार करके उन्हें कमजोर करने की रणनीति में बीजेपी नाकाम साबित हुई है, क्योंकि शरद पवार पहले से ज्यादा आक्रामक होकर बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं, और वहीं राहुल गांधी भी अपने अंदाज में राजनीति करते जा रहे हैं। राहुल की सांसदी छीनने के बाद उनका सरकारी आवास, सरकारी बंगला जो है वो भी ले लिया गया था, आप जानते हैं। तो अब राहुल गांधी किराए के घर में जाने को तैयार हो गए हैं, क्योंकि उनको अब किराए का मकान मिल गया है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी से
बहुत से लोगों ने कहा था कि आप हमारे घर में आ जाइए, हम आपको अपने घर में रहने का न्योता दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की ये बदले वाली रणनीति जो थी, राजनीति जो थी, वो जनता को पसंद नहीं आई थी। अब राहुल किराए के घर में रहेंगे तो बीजेपी की जो शहजादे वाली थ्योरी है वो भी अपने आप धराशायी हो जाएगी, क्योंकि लोग देखेंगे कि राहुल आम लोगों की तरह किराएदार बन रहे हैं। शरद पवार को भी जनता की खूब सहानुभूति उधर मिल रही है। राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आज कांग्रेस ने देश भर में गांधी प्रतिमा के आगे मौन सत्याग्रह किया है और लोकतंत्र बचाने का संदेश जनता को दिया है। राहुल इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ऐसा पहले कहा गया था, लेकिन राहुल के पहुंचने से पहले ही उन पर मुकदमा करने वाले पूर्णेश मोदी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और कैविएट दायर की। पूर्णेश मोदी ने आग्रह किया है, कोर्ट से अनुरोध किया है कि अगर कांग्रेस नेता गुजरात उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती देते हैं तो उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। इसी को कैविएट कहते हैं। ये तमाम बातें कांग्रेस और राहुल विरोधियों के डर को बयां कर रही हैं। सत्ता में बैठे होने के बाद भी बीजेपी डर रही है, क्योंकि उसे अब अपने लिए हालात ठीक नहीं लग रहे हैं और इस बदले हुए माहौल में विपक्षी दल बेंगलुरु में जो बैठक करने जा रहे हैं उसमें अब सोनिया गांधी के पहुंचने की खबर ने नया जोश भर दिया है। सोनिया केवल पहुंच ही नहीं रही हैं, बल्कि सबको डिनर भी दे रही हैं। 17 तारीख की रात को तमाम विपक्षी दलों को सोनिया गांधी डिनर दे रही हैं और यह डिनर डिप्लोमेसी बीजेपी के चुनावी प्लान को चौपट कर सकती है। विपक्ष की दूसरी बैठक में कुल 24 दलों के शामिल होने की खबर है। 24 दल आ रहे हैं। इस बार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को भी एंट्री दी जा रही है और आम आदमी पार्टी से थोड़े बहुत मतभेद के बावजूद कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। बंगाल में पंचायत चुनाव में जीत के बाद नए हौसले के साथ ममता बनर्जी भी बेंगलुरु पहुंचेंगी। पटना में 17 दल बैठक में मौजूद थे, जबकि इस बार 7 नई पार्टियों को निमंत्रण भेजा गया है और ये 17 + 7 यानी कि 24 हो गई हैं। ये जितनी पार्टियां हैं और इन 7 नई पार्टियों का नाम भी आपके सामने रख दे रहा हूं। मरुमार्ची द्रविड़ कुनेत्र करगम MDMK, कोंगू देसा मक्कल काची KDMK, फिर विदुथलाई चिरुथिगल काची यानी BCK और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी यानी RSP, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ और केरल कांग्रेस मणि। ये दोनों जोसेफ और मणि दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन दोनों अब साथ साथ। इसमें KDMK और MDMK 2014 में आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में के दौरान बीजेपी के साथ थे और अब 10 साल बाद ये दोनों दल बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी में शामिल हो रहे हैं बेंगलुरु में। विपक्षी खेमे में दक्षिण भारत के इन दलों के शामिल होने का खास महत्व है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी पहले ही दक्षिण में जूझ रही है। अब बड़े पैमाने पर मोर्चेबंदी से उसके लिए दक्षिण में खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। पूर्वोत्तर के हालात आप देख ही रहे हैं और खासकर मणिपुर का। मध्य भारत में स्थिति नाजुक है बीजेपी की। उत्तर भारत पर भी पूरा कब्जा मुश्किल होगा और पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा जैसे प्रांतों में राज्यों पर शासन के बावजूद हालात कुछ ठीक नहीं हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में तोड़फोड़ देखकर जनता थक चुकी है। हर तरफ से चुनौतियों में घिरी हुई बीजेपी के लिए अब विपक्षी दलों की एकता में शह और मात का खतरा मंडरा रहा है। सोनिया गांधी के बैठक में शामिल होने से सारे समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पहले भी सोनिया गांधी के कारण ही यूपीए बन पाया था और कांग्रेस वही इतिहास दोहराने की तैयारी में है। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग चल रही हैं दोस्तों। इन सब चीजों के बीच जो चुनावी बिसात है उसमें क्या पिछड़ गई है बीजेपी। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, वहां क्या हश्र हुआ आप सबने देखा, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं फ्रांस। और 2 दिन पहले यानी आज 12 तारीख को फ्रांस से जो खबर आई है वो चौंकाने वाली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए हो सकती है। क्या बीजेपी चारों तरफ से फंसी हुई नजर आ रही है? कल हम एक चर्चा कर रहे थे बीजेपी को झटके पे झटका, लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से पहले जो ये बड़ा खुलासा है, इस खुलासे को आपके सामने रखते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सोनिया गांधी कैसे इतिहास दोहराने जा रही हैं इसकी चर्चा भी जरूर करेंगे। लेकिन पहले फ्रांस की यात्रा दसॉ एविएशन लिमिटेड, उस कंपनी की रफाल, उसकी चर्चा, और इस चर्चा में आप सबको बहुत कुछ समझने को मिलेगा कि देश में गड़बड़ घोटाला क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा करके यहां तक 9 साल तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर अगर भ्रष्टाचार की तलवार लटक रही हो, वो भी देश से नहीं बल्कि विदेश से,
तो छोटी मोटी बात नहीं है।